नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 9 बजने को है, ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। आपको बताएंगे कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी खबर, आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज तीसरे हफ्ते में होने जा रहा है और ये तीसरा सप्ताह है। अब तक सदन की जो कार्रवाई की बात करें तो ज्यादातर कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है। तीसरी खबर बर्मिंघम से है, जहां भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये 3 खबरें, इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो तीनों ही खबरें जिस पर आज हम आपको तमाम जानकारियां बताएंगे कि क्या क्या अंदर खाने से जानकारियां मिल रही हैं। तो 9 बजे की ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना के सांसद संजय राउत की। जी हां, शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, ईडी की तरफ से यह एक्शन रात 12 बजे लिया गया और गिरफ्तारी से पहले संजय राउत से लंबी पूछताछ चली। वहीं उन्हें आज मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां ईडी उन्हें हिरासत में लेने की मांग करेगी। बता दें कि राउत के खिलाफ ये कार्रवाई पात्रा चौल घोटाले के मामले में हो रही है। उनके भाई सुनील राउत ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। सुनील ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई है। तो देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी हुई और ऐसे में राउत की गिरफ्तारी से पहले लंबी पूछताछ की गई पात्रा चौल मामले में। और पूछताछ के बाद जो डॉक्यूमेंट्स देखे गए, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, पूछताछ के आधार पर संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनका मेडिकल कराया जाएगा और लगभग 9:30 के आसपास उनका मेडिकल होगा। फिर उसके बाद फिर 11 के बाद यानी कि 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है संजय राउत का। लेकिन तमाम बातों को अगर ध्यान में देखें और रखें तो लगातार यही कहना है संजय राउत का कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें इस तरह की आई है कि जिस तरह से हम समझ सकते हैं कि संजय राउत का एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला जब वो मीडिया के सामने आए। शुभम पांडे इस वक्त आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जो बारीकियां हैं उसे समझाने के लिए। शुभम, क्योंकि देखिए 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश होना है संजय राउत को, लेकिन उससे पहले मेडिकल कराया जाना है। मेडिकल कब तक उनका होगा? और जानकारी ये मिल रही है कि एनसीबी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, सुबह 9:30 बजे मुंबई के जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी जो है उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। अगर इस बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी संजय राउत के समर्थक में आज ईडी के दफ्तर जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो भी जो है नवाब एनसीपी के समर्थक में दिखाई दिए थे, तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब ये महाविकास आघाड़ी की बात आती है तो एनसीपी भी अब संजय राउत के समर्थन में और ईडी के विरोध में आज अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज कराएगी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ शुभम, जानकारी ये भी मिल रही है कि एनसीबी भी प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर क्या जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, सुबह 10:30 बजे का समय रखा गया है, जहां पर एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की तादाद में ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होंगे और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख 2 ऐसे विधायक हैं जो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री थे, वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और ईडी के रडार पे थे और ईडी ने ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। तो ऐसे में गुस्सा जो है वो एनसीपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी है, क्योंकि लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेताओं हैं उनके ऊपर ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल संजय राउत पर ईडी की ये कार्रवाई हुई है और अब ऐसे में एक नजर में आपको बताते हैं कि ईडी की अब तक की कार्रवाई किस तरह की हुई है, जान लेते हैं फिलहाल इस वक्त कि क्या कुछ अभी तक ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारियां हुई है, कैसे शिकंजा कसा गया है संजय राउत पर। देखिए, अब तक राउत की 9 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है, ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। राउत की पत्नी की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तो राउत पर ईडी का शिकंजा कसा है और 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे संजय राउत। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जिस तरह से संजय राउत को कहा गया था पेश होने के लिए, इसको लेकर उन्होंने बयान दर्ज कराया था। संजय राउत ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। लगातार इसका जिक्र जो हम कर रहे हैं, ये
बातें सामने आई हैं। 10 घंटे चली थी राउत से पूछताछ उस वक्त भी, तकरीबन ये जुलाई के शुरुआती महीने की बात हम आपको बता रहे हैं। फिर 20 जुलाई और 27 जुलाई को फिर राउत को ईडी ने बुलाया था। उन्हें कहा था कि एक बार फिर से पूछताछ की जानी है उनसे। राउत संसद सत्र का हवाला देकर उस वक्त पेश नहीं हुए थे और फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें देखिए 31 जुलाई सुबह 7 बजे क्या कुछ हुआ। राउत के आवास पर ईडी पहुंची, ईडी की जो टीम है वो पहुंची, उसने छापेमारी की। राउत को हिरासत में लिया गया 31 जुलाई शाम 4 बजे। ये इस वक्त की घटना हम आपको बता रहे हैं जब ये हुआ है। उसके बाद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक उसी दिन रात के 12 बजे उनको गिरफ्तार किया गया और ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था, क्योंकि इससे पहले जब संजय राउत को बुलाया गया तो वो पेश नहीं हुए थे। और अब तक राउत की 9 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है और उनकी जो पत्नी है उनकी 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इसे कानून की जीत करार दिया है तो वहीं शिवसेना ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। हिंदुत्व को किनारे कर देने वाली शिवसेना जिन 2 दलों के नाद में लगी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, वे तो दल के कोई नेता उनके साथ खड़े नहीं दिखे। गिरफ्तारी के पूर्व उन्हें याद आई उसी हिंदुत्व के भगवे गमछे की। यदि 2.5 वर्ष इस हिंदुत्व का उन्हें विस्मरण नहीं होता, 2.5 वर्ष जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है, इस बात का स्मरण होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अटल जी की एक प्यारी कविता है, चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, औरों के घरों में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खरा होता है। संजय राउत को अरेस्ट किया है, लेकिन जो फ्रेम बनाई अरेस्ट करने की पूरी फ्रेम बोगस है। जिसके हुआ है, इसमें किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़ी थी और अरेस्ट करवाया। उसके अंदर जो फ्रेम बना है उसमें संजय राउत का कोई संबंध नहीं। तो बीजेपी और शिवसेना को आपने सुना। इस बीच विधायक रवि डाना का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। संजय राउत को जो ईडी ने अटक की है, कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी। कई बार ईडी ने उनका बयान लिया और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को अन्य उसको फाइनल किया और कई बिल्डरों को एपीएसआई, टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। और आपने देखा है जिस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांग की तलवार उसके ऊपर है। जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए, कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए और जो संपत्ति अवैध जमा की वो अटैच करना चाहिए और जो गरीब लोगों का पैसा संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है वो भी आगे आएंगे। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी सब बाहर आएंगे।
तो देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है पात्रा चौल घोटाले में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पात्रा चौल घोटाला है क्या, जिसमें संजय राउत को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी चेक किए गए हैं। और माना जा रहा है कि जब आज पेशी होगी तो उसके बाद कई और खुलासे होंगे। एक नजर में ये भी आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मुंबई के गोरेगांव में स्थित है पात्रा चौल, जिसमें संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। इस घोटाले में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। और इस पूरे मामले में संजय राउत की जब गिरफ्तारी हुई है तो देखिए क्या क्या बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला था पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम, और उसके बाद ये काम MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था। इस कंपनी को ये काम सौंपा गया था, जिसमें कंपनी को पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था, यानी उसको बनाना था। और कुल 47 एकड़ जमीन पर फ्लैट रीडेवलप होने थे इस चौल में। और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया, ये आरोप जो है इस कंपनी पर लगा, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगा। बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को कैसे बेच दी गई, ये सवाल उठने लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 बिल्डरों को ये जमीन जो है वो बेची गई है। इससे उसे 901.79 करोड़ का फायदा हुआ था। और इसके बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मीडॉज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और फिर इस प्रोजेक्ट में घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया गया। आशीष कंस्ट्रक्शन ने 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है, ये आरोप जो है इस कंपनी पर लगा है। और इसके बाद रकम को गैरकानूनी तरीके से सहयोगी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस घोटाले में आगे जो काम हुआ है ये हुआ है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड HDIL की सिस्टर कंपनी है। ये खबर बाद में निकलकर सामने आई। HDIL के डायरेक्टर राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और प्रवीण राउत थे। और ईडी की पावर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। देखिए 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हुआ है, ये ईडी का इतिहास कहता है। और इसके अलावा वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये देखता है। तो ये ईडी की कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं जो अभी तक की गई है। 1956 में प्रवर्तन इकाई जो है वो बनी है। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इसी से इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना और इसके तहत ईडी ने फिर इस पूरे मामले में भी कार्रवाई शुरू कर दी। 1957 में इसका नाम बदलकर ईडी रखा गया था। तो ये प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। 73 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया और इस एक्ट के बाद फिर इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1991 लागू कर दिया गया। ये प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज का तरीका हम आपको बता रहे हैं। 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है। ईडी में जिस तरह से आगे आगे बदलाव देखने को मिले, ईडी को इस एक्ट के तहत तमाम शक्तियां मिल गई और अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से भी जो छूट है वो मिल चुकी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA ये भी शुरू किया गया, जो कि इन कानूनों के तहत ईडी जो है वो काम करती है। काम करने का तरीका हमने आपको बताया। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA, जिसके तहत आज कोर्ट में पेशी होनी है संजय राउत की। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA, जो कि इनके तहत ईडी जो है वो काम करती है। तो ये वो तमाम कानून है जिसके तहत ईडी जो है काम करती है। और इसमें एक कानून जो आता है वो PMLA है और इसी के तहत आज जो है संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो तमाम कानून है ये ईडी के अंडर आते हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ईडी की जो शक्तियां हैं उसको लेकर कहा गया था कि वो तमाम शक्तियां ईडी के पास रहेंगी और उसी के तहत जो है ईडी जो है वो कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल आज संजय राउत की पेशी होनी है और कहा जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे उनकी पेशी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं और अब बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। 2 दिन के स्थगन के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले 2 सप्ताह जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को महंगाई GST पर घेरा। आज फिर सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक बार फिर से महंगाई और GST को लेकर विपक्ष अपनी बात रख सकता है। हालांकि जो 2 सप्ताह रहे हैं वो जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से, न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी ये हंगामा देखने को मिला। इससे पहले अधीर रंजन के राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर
खूब हो हल्ला हुआ और अब बीजेपी ने भी कहा कि माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही साथ विपक्ष भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि उसने माफी मांग ली है। अब ये मामला शांत होने के बाद एक बार फिर से आज ये कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। देखने वाली बात यह है कि लगातार 2 हफ्ते से जो हंगामा चल रहा था जीएसटी महंगाई को लेकर, अधीर रंजन के बयान को लेकर, क्या आज की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर आज भी सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन उम्मीद पूरी की जा रही है कि आज हो सकता है कि जो मूलभूत जो विकास की बातें हैं उन बातों पर आज सदन में चर्चा की जा सकती है। राजीव एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव देखिए, उम्मीद आज हर किसी को इस बात से ही है कि जब आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो हो सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, उन मुद्दों पर तो हुई नहीं, लेकिन आज पूरी उम्मीद की वाकई वो तमाम मुद्दे रखे जा सकते हैं सदन में। लेकिन कहीं ना कहीं गूंज ये आज भी सुनाई दे सकती है कि हंगामा हो सकता है सदन के पटल पर। राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, राजीव तक संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। लेकिन देखिए, मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत ही हंगामेदार रही, 2 सप्ताह लगातार 2 सप्ताह जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में। और पिछले अगर कार्यवाही की बात की जाए तो सत्ता पक्ष ने अधीर रंजन के बयान को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया, उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई सोमवार के लिए, क्योंकि शुक्रवार की बात की जाए तो कार्रवाई शुरू हुई थी 12 बजे लगभग और जिस तरह से हंगामा हुआ उसके लिए थोड़ी देर हंगामेदार सदन होने के बाद कार्रवाई को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद एक बार जब फिर से शुरुआत हुई तो फिर जोरदार हल्ला बोल देखने को मिला दोनों ही पक्षों की तरफ से। उसके बाद फैसला यही लिया गया कि सोमवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित की जाए और आज एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी तो माना जा रहा है कि आज जो तमाम मुद्दे जिसको लेकर मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी उन मुद्दों पर बातचीत हो। फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरह से आज की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव देखिए, उम्मीद तो आज हर किसी को इस बात से ही है कि जिन मुद्दों को लेकर मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी थी उन मुद्दों पर चर्चा तो ज्यादा तौर पर हो नहीं पाई 2 हफ्ते से, लेकिन आज हो सकता है कि जीएसटी और महंगाई पर बात हो। लेकिन ये वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जिन पर एक बार फिर से हंगामा हो सकता है सदन के अंदर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों लगातार मॉनसून सत्र हंगामा रहा। सोमवार को जो है महंगाई पर चर्चा होगी, लेकिन किसी भी देखा जाए तो कल रात जिस तरह से ईडी ने सेना नेता जो राज्यसभा के सांसद है संजय राउत को गिरफ्तार किया है, उसको लेकर के विपक्ष बहुत आक्रामक है और उम्मीद किया जा रहा है कि आज लोकसभा में महंगाई पर जो चर्चा होनी थी वह हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि विपक्ष महंगाई पर चर्चा करना चाह रहा था। सरकार की तरफ से तैयारी की गई थी, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है इसको विपक्ष के नेताओं ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज भी जो है दोनों सदनों में जो है संजय राउत की जो गिरफ्तारी ईडी ने किया है उसको लेकर हंगामा भी कर सकता है। जी, ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष की रणनीति जिस तरह से स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, 2 सप्ताह से लगातार विपक्ष जो है वो हल्ला बोल कर रहा है, क्या सदन के बाहर भी आज वही तस्वीर भी हो सकती है जो लगातार 2 हफ्ते से बनी हुई थी? बाहर भी गांधी प्रतिमा के सामने की तस्वीर भी आपने देखी थी कि किस तरह से विपक्ष जो है धरने पर बैठा हुआ था, निलंबित हुए सांसद बैठे हुए थे और उसके बाद अब लगातार हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही थी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर बहस के लिए अपनी तरफ से लिस्ट सौंपा था, जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो जांच कर रही है जांच नहीं। चलिए ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा संसद की कार्रवाई आज कैसे शुरू होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो विपक्ष ने सरकार को महंगाई और जीएसटी पर डे 1 से घेरने की कोशिश की है और बीच में जिस तरह से ज्वलंत मुद्दे सामने आए, अधीर रंजन या फिर जो निलंबित सांसद थे उनको लेकर भी खूब हो हल्ला हुआ। उसके बाद आज एक बार फिर से जब मॉनसून सत्र में संसद की कार्रवाई शुरू होगी
तो देखना यही है कि क्या आज वाकई वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर सत्र की शुरुआत की गई थी वो मुद्दे सदन के पटल पर उठते हैं या फिर वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की, और सरकार ने पहले ही सभी लोगों से ये कहा था कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले, इसमें हर किसी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो ये सहयोग नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ सदन के बाहर, सदन के अंदर हंगामा कर रहा है और लगातार सरकार को घेर रहा है। और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। खबर यह है कि भारत ने रविवार को 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग में आए। इसके अलावा बाकी खेलों में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम जीत की राह पर लौट आई और उसने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरी तरफ बॉक्सर निकहत जरीन ने अपने अभियान की शुरुआत की और शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। साथ ही बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत पदक पक्का करने के दहलीज पर पहुंच चुका है। तो देखिए, भारत के नाम 6 मेडल अब तक आ चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इससे पहले भारत को गोल्ड मेडल अचिंता शेवली की तरफ से मिला। तो देखिए, ये शानदार प्रदर्शन बर्मिंघम में रहा है। भारत का जलवा एक बार फिर से बरकरार रहा। हाँ सर, मुझे तो अभी बहुत खुशी है कि मैंने बहुत सारा शरीर जीता है और आगे भी मुझे और मुझे चाहिए कोशिश करूँगा और मेडल के साथ, और मेरा फैमिली को और मेरा सब लोग को खुश करता रहूँगा। आपने अपने परफॉर्मेंस की बात की, आपने 170 का आप एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, दूसरे अटेम्प्ट में कर लिया। फिर उसके बाद आपका नेशनल का क्लीन एंड जर्क रिकॉर्ड 173 और टोटल आपका क्लीन नेशनल रिकॉर्ड 316 है, और आज ये परफॉर्मेंस 313 था। तो आपको लगता है कि आप उस लेवल पर आज भी कर सकते थे, उससे बेटर कर सकते थे? हाँ सर, मैं तो कर सकता था। मुझे यकीन था मेरे साल के रिकॉर्ड तोड़ के आगे भी जा सकता था, क्योंकि हम सेफली चल रहा था स्नैच में, क्योंकि मलेशिया वाला थोड़ा फाइट में था। तो हमने सोचा कि सेफ चढ़ते थे, उनको बीट देके फिर आगे जाके हम सेफली चलेंगे। तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट जो था पूरा ब्लैक आउट की वजह से। जब आप पोडियम पे चढ़े, तिरंगा सबसे ऊपर जा रहा था और नेशनल एंथम बजा, वो प्राउड फीलिंग विदेशी सरजमी में भारत का नेशनल एंथम बजना कितना प्राउड फीलिंग देता? सर, मुझे भी तो आदमी से वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत अच्छा। आप मेडल किसको डेडिकेट करना चाहिए? मेरा भैया को और मेरा सभी कोचेस को। परफॉर्मेंस में इतना खुश नहीं, क्योंकि बहुत मतलब एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट कंपटीशन है 67 में। लेकिन ठीक है, 300 भी, हाँ ठीक है, गोल्ड मेडल हमारा देश के लिए लेके आया 300 ने, वो तो अच्छी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निशाना साधा है। जयपुर पहुंचे ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बताना चाहिए कि कट्टरता कौन फैला रहा है, कट्टर कौन है, उनका नाम डोभाल को बताना चाहिए। ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया कि उदयपुर की घटना गहलोत सरकार की विफलता है। सुनिए जरा। उम्मीद कर रहे थे कि NSA बोल देते कौन है वो चंद लोग, को बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं? बता दें जब देश को कौन है वो। PFI को बैन करने की बात वो बताए ना भाई कौन है ये लोग, हम तो पूछना चाह रहे हैं ये। और हमारा मानना ये है कि जब कन्हैया लाल जी जब पुलिस को कंप्लेन किए थे, उसी वक्त पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। अगर उस वक्त रिएक्ट कर लेते तो उनसे इस तरह से दर्दनाक उनका कत्ल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।